हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम एचपी सेट 2018 जनरल पेपर 1 के रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस की। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को मेरे चैनल पे देख सकते हैं। 25 क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वन में 50 क्वेश्चंस होते हैं, 25 क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पूरे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे एचपीसेट 2018 के, जो 2019 में कंडक्ट किया गया था। So question number 26 is, which scientific method often focuses on generating new hypotheses and theories को जनरेट के लिए कौन सा साइंटिफिक मेथड जो है वो फोकस करता है? सो इसका आंसर होगा इंडक्टिव मेथड। Question number 27 is, which of the one of the following principle is not applicable to sampling? सैम्पलिंग के लिए कौन सा प्रिंसिपल जो है एप्लीकेबल नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 27 के हम जो ऑप्शन हमारे पास दिए गए उसके बेसिस पे हमें बताना है कि कौन सा जो है सैम्पलिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो सैम्पल यूनिट्स मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है। तो 27 का आंसर होगा बी। Next question is, a system of systematically interrelated concepts, definition and preparations that are advanced to explain and predict phenomenon is known as। तो इसका आंसर होगा थ्योरी। उस चीज को हम बोलते हैं थ्योरी। That system that is interconnected with all these is known as theory. In which of the following activities potential for nurturing creative and क्रिटिकल थिंकिंग इज रिलेटिवली ग्रेटर? इनमें से किस एक्टिविटी में जो है नर्चरिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है रिलेटिवली ग्रेटर होती है? तो दैट इज इन पार्टिसिपेशन इन अ वर्कशॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा एक्शन रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 30 तक जो ये क्वेश्चंस हैं ये रिसर्च वाले यूनिट से लिए गए हैं और रिसर्च से रिलेटेड है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि वो यूनिट कितने कर क्वेश्चंस जो है कंपैरेटिवली उस यूनिट से आते हैं। और 2019 में भी इवन 2 और 3 क्वेश्चंस जो हैं उस यूनिट से पूछे गए हैं, तो वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट यूनिट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें पैराग्राफ रीड करना है। केयरफुली रीड द पैराग्राफ एंड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम 31 to 35। जो 5 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 31 to 35 वो हमसे इस पैराग्राफ से रिलेटेड पूछे जाएंगे। हमें इस पैराग्राफ को रीड करना है और उसके बाद हमें इन क्वेश्चंस को के जो है आंसर देने हैं। तो आप पहले इस पैराग्राफ को रीड कर सकते हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं उनका हमें जो है वो आंसर करना है। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन के आंसर बता दूंगी, लेकिन आप इस पैरा को पढ़ के ही, जो पैराग्राफ दिया गया है उसको पढ़ के ही अच्छे से एनालाइज करना और प्रैक्टिस करना। जितने पैराग्राफ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि फास्ट स्पीड में जो है आप इन 5 क्वेश्चंस को वहाँ पे कवर कर पाएँ। जैसे कि 50 क्वेश्चंस होते हैं और हमारे पास सिर्फ 1 आवर होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम टाइमिंग जो होती है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमें टाइम भी कम पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं मैथमेटिकल भी होते हैं और पैराग्राफ कंपैरेटिवली बड़ा होता है, इसको पढ़ने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली जो है हम उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 31 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन? तो यहाँ पे आंसर होगा इसरो इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। इस पैराग्राफ में भी ये जो है दिया गया होगा कि इसरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। और नॉर्मली भी आप लोगों को ये आइडिया होगा कि इसरो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट इज, यूटिलाइजिंग लॉन्चिंग ऑफ स्मॉल सैटेलाइट इन स्पेस टू प्रोवाइड हायर स्पीड ब्रॉडबैंड इन रिमोट रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज अ प्रोजेक्ट ऑफ। तो ये अमेजॉन का प्रोजेक्ट है और इस पैराग्राफ में दिया गया होगा कि ये किसका प्रोजेक्ट है। आपको 35 तक जो क्वेश्चन है वो पैराग्राफ को रीड करके ही आंसर करने हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द paragraph? So B statement, that is Space Activities Bill 2017 recommend space program for Indian customers only, ये correct नहीं है। World over satellite launch vehicle technology is being built by 75 startups ने जो है उसको बिल्ट अप किया था। और ये आपको पैराग्राफ में जब आप लाइंस को कैप्चर करोगे, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उस लाइन को ढूंढोगे तो आपको वहाँ पे आंसर जो है वो मिल जाएगा और इस तरह से आप इजीली भी वो आंसर को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 35 इज, फर्स्ट लॉन्च ऑफ ए रॉकेट बाय ए प्राइवेट कंपनी इन इंडिया हैज़ बीन एक्सपेक्टेड टू बी इन
फर्स्ट लॉन्च ऑफ अ रॉकेट प्राइवेट कंपनी द्वारा कब किया जाएगा? दैट इज इन 2021 में जो है ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बैरियर्स टू अफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से जो है बैरियर है? सो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा, मोरलाइजिंग, विंग, जजमेंटल एंड कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन जो है बैरियर्स हैं किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू। येलो जर्नलिज्म हम किसको बोलते हैं? सेंसेलिज्म एंड एग्जैजरेशन टू अट्रैक्ट रीडर्स और व्यूअर्स, उसको हम कहते हैं येलो जर्नलिज्म। Question number 38 is breakdown in verbal communications is described by entropy. उसको हम एंट्रोपी करते हैं। ब्रेकडाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन में जो ब्रेकडाउन होता है उसको हम कहते हैं एंट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पब्लिक कम्युनिकेशन टेंड्स टू अकर विद इन अ मोर। तो इसका जो सी और डी ऑप्शन है वो दोनों इसके लिए करेक्ट होंगे। दैट पब्लिक कम्युनिकेशन टेंड्स टू अकर विद इन अ मोर कन्वीनियंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर। Question number 40 is effective communication needs a sportive एक effective communication के लिए हमें क्या चाहिए होता है? effective social environment हमें चाहिए होता है। Next question is a better salary consists of his salary and tips. During 1 week his tips were 5/4 of his salary, but fraction of his income came from tips. तो यहाँ से हमें सैलरी की जो है कौन सी फ्रैक्शन टिप से आ रही है ये हमने निकालना है। बहुत ही इजी मैथ है और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा 5/9 पार्ट जो है उसकी इनकम का जो टिप से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। सीरीज से बेस्ड जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो आपको उस सीरीज को अच्छे से एनालाइज करना है। आपने ये देखना है कि उस सीरीज में कोई गैप है जो पर्टिकुलर एक गैप डिफरेंस वो सीरीज फॉलो कर रही है, या फिर वो किसी का स्क्वायर रूट है, या फिर किसी का स्क्वायर रूट है वो किस पैटर्न में है। इस तरह से जो है आप इसको देख सकते हैं। तो अगर हम इस सीरीज को ध्यान से देखेंगे 1 के बाद यहाँ पे 4 है, 2 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 4 होता है, लेकिन नेक्स्ट जो वैल्यू है 27 वो 3 का स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन 3 का क्यूब रूट जो होता है वो 27 होता है। 3 × 3 9, 9 × 3 27, तो 27 जो है 3 का क्यूब रूट है। नेक्स्ट इज 4 का स्क्वायर रूट दिया गया है दोबारा। जिस तरह से हमने पिछला पैटर्न फॉलो किया 2 के स्क्वायर रूट के बाद 3 का क्यूब रूट था, तो सेम वे में 4 के स्क्वायर रूट के बाद यहाँ पे 5 का जो है क्यूब रूट आएगा। तो 5 × 5 25 × 5 125। तो इसका आंसर होगा सी। इस तरह से आप इजीली सीरीज बेस्ड क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि उसकी हिंट जो होती है उसका आंसर जो होता है वो सीरीज में ही दिया गया होता है। आपको गैप देखना है, डिफरेंस देखना है, कौन से पैटर्न को वो फॉलो कर रही है, उस तरह से आप उस क्वेश्चन को जो है आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बुल्क कार्ट हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 10 hours if it covers half of the journey in 3/5 time, but should be its speed to cover the remaining distance in the time left. So जो भी स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको स्पीड डिस्टेंस के फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना है। स्पीड जो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो उसी फॉर्मूला को यूज करके आपको इसका आंसर निकालना है। यहाँ पे बोला गया है कि डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर करना है 10 आवर में, लेकिन उसने हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर कर दिया है 3/5 टाइम में, यानी कि 80 किलोमीटर कवर कर लिया, उसके 10 × 3/5 करके हम 3/5 ऑफ द टाइम जो है वो निकाल सकते हैं। तो वो हमने स्पीड निकालनी है। रिमेनिंग जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज 40 किलोमीटर को कवर करने के लिए हमें कितना जो है स्पीड लगेगी, जितना टाइम बचा है उसमें। तो हमारे पास डिस्टेंस यहाँ पे हाफ हो जाएगा और टाइम हम जब 10 × 3/5 करके निकाल देंगे तो जो टाइम हमारे पास बचेगा उसमें कितनी स्पीड चाहिए, उस तरह से आप इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हो। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10 km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है अगर आप अच्छे से करोगे, तो ये आपके मार्क्स कहीं भी नहीं जाते हैं। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए जो है बी का ब्रदर है, एंड बी इज द ब्रदर ऑफ सी, और बी जो है सी का ब्रदर है। ठीक है, आपने अच्छे से इनको एनालाइज करना है। आप पेपर पेन लेके जो आपके पास रफ पेपर होता है उसमें इन जो भी रिलेशन है उनको ड्रॉ कर सकते हैं कि ए बी का ब्रदर है और बी जो है वो सी का भी ब्रदर, बी जो है वो सी का ब्रदर है। सी इज द हस्बैंड ऑफ डी। अब जो सी है वो डी का हस्बैंड है। E is the father of A, D is related to ES। अब हमें फाइंड आउट करना है कि D किस तरह से जो है E से रिलेट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे A B का ब्रदर है,
B इज ब्रदर ऑफ C, यानी कि तीनों भाई है. C इज द हस्बैंड ऑफ D, लेकिन यहाँ पे बोला है C हस्बैंड है D का, तो C की जो वाइफ है वो कौन है? D. एंड E इज फादर ऑफ A, और E जो है A का फादर है, यानी इन तीनों का फादर कौन है? E है. अब यहाँ पे पूछा गया है जो D है वो E से किस तरह से रिलेटेड है. अब हमने इन सब से ये आइडिया लगा लिया कि तीनों भाई है, D इनकी इसकी C की वाइफ है, E जो है इन सब का फादर है, तो D क्या लगी? E की. यहाँ पे पूछा गया D क्या है E की, तो D जो होगी वो डॉटर इन लॉ होगी E की, क्योंकि E जो है उसके हस्बैंड का फादर है, यानी कि उसका फादर इन लॉ. यहाँ पे हमसे पूछा है कि D क्या है E की, तो हमें बताना है दैट इज डॉटर इन लॉ. सो बहुत इजीली आप ब्लड रिलेशंस को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सर्टेन कोड सिलेक्शन इज कोडेड एज दिस कोड इज गिवन फॉर सिलेक्शन, द कोड ऑफ दिस वर्ड विल बी. तो ये जो कोड वाले वर्ड होते हैं आप देख सकते हो कि हर एक वर्ड को एक कोड दिया गया होता है. जो नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया होता है, अगर सेम तरह का वर्ड उसमें है तो उसका कोडिंग जो वर्ड है आप उसके लिए यूज कर सकते हैं. जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं एस के लिए जो है क्यू वर्ड यूज किया गया है. अब इस वर्ड में भी एस है लास्ट में, यानी कि हमारे पास लास्ट में क्यू होना चाहिए, और इन तीनों में जो है लास्ट में क्यू दिया गया है, लेकिन डी में लास्ट में क्यू नहीं है, यानी कि डी जो है यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी डी इसका आंसर नहीं हो सकता है. नेक्स्ट इज ई के लिए यहाँ पे कोड दिया गया है सी. अब यहाँ पे भी हमारे पास ई है, 1 2 3 4 5th नंबर पे हमारे पास ई है, तो हमें उसके लिए कोड ढूंढना है सी. 5th नंबर पे सी ढूंढना है. 1 2 3 4 5 यहाँ पे सी है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे सी नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है. 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी सी नहीं है, तो ये दो वर्ड्स को ढूंढ के ही हमने आइडिया लगा लिया कि कौन सा जो है इसका सही आंसर होगा. तो ए जो होगा इसका सही आंसर होगा. अगर दो से भी आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो आप फर्दर मूव ऑन कर सकते हैं. आपको बस कोड देखना है इस वर्ड के लिए कौन सा दिया गया, हमें कौन से वर्ड पूछे गए हैं, उस तरह से हम जो है इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत ही ईजिली जो है हम 2 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू नॉलेज इज. ट्रू नॉलेज को जो है हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रमा. प्रमा बोलते हैं ट्रू नॉलेज को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन आउट नो मोर टू वैल्यू हिमसेल्फ ऑफ बीइंग वाइजर देन अ वुमन. इफ ही होज his advantage to a better education, then he ought to boast of his courage for beating a man when his hands were tied. The above passage is an example of. तो जो पैसेज दिया गया है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये हमें आंसर करना है. सो इसका आंसर होगा हमारे पास एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट का जो है ये पैराग्राफ एग्जाम्पल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द प्रोपोजिशन नो मैन आर ऑनेस्ट इज टेकन टू बी फॉल्स. नो मैन आर ऑनेस्ट ये फॉल्स है, यानी कि कोई भी आदमी ऑनेस्ट नहीं है, फॉल्स है. इसका मतलब हुआ कि मैन ऑनेस्ट हैं, दिस वुड बी ट्रू. अगर ये फॉल्स है तो मैन ऑनेस्ट होंगे. देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन कैन बी क्लेम्ड सर्टेनली टू बी ट्रू. अब इस प्रोपोजिशन के बेस पे हमने बोलना है कि कौन सी जो इनमें से ट्रू स्टेटमेंट हो सकती है. फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल मैन आर ऑनेस्ट, बट ये हम नहीं बोल सकते हैं. इट्स ट्रू यहाँ पे बोला है नो मैन आर ऑनेस्ट, फॉल्स है, लेकिन ऑल मैन आर ऑनेस्ट भी ट्रू नहीं हो सकती है. एक तरह से सभी मैन ऑनेस्ट नहीं हो सकते हैं. नेक्स्ट इज सम मैन आर ऑनेस्ट, ये ट्रू स्टेटमेंट हो सकती है क्योंकि यहाँ पे नो ऑनेस्ट को गलत बोला गया है, तो सम मैन आर ऑनेस्ट कैन बी ट्रू. सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, नॉट ऑनेस्ट वाला तो करेक्ट हो ही नहीं सकता. नो ऑनेस्ट पर्सन इज अ मैन, क्योंकि नो वाले स्टेटमेंट को पहले ही फॉल्स इंडिकेट किया गया है. सो इसका आंसर होगा हमारे पास बी. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सिमिलर टू अ सीरीज बेस्ड क्वेश्चन. तो यहाँ पे भी हमें एनालाइज करना है क्या डिफरेंस है और किस तरह से इन क्वेश्चंस को बोला गया है, आंसर करना है. अगर हमें ध्यान हो 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है, 12 इंटू 12 144 होता है. नेक्स्ट हमारे पास 23 दिया गया है, और 12 और 12 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 24 होता है, लेकिन एक हम माइनस करके 23 होता है. तो अभी हम जो है इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल है कि ये 12 का स्क्वायर है, 12 प्लस 12 24 है और -1 है. नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज 13 का स्क्वायर, 169 हमारे पास 13 का स्क्वायर होता है. 13 और 13 26 होता है. अगर एक माइनस हो जाए तो 25 होता है, और 25 हमारे पास ऑप्शन में है, तो 49 का आंसर होगा सी. इस तरह से हम जो भी सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लेटर इन द 8th पोजिशन व्हेन द अल्फाबेट्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द राइट.
राइट का मतलब है कि लास्ट से जो है हमने गिनना है, लास्ट से जो 8th नंबर पे लेटर होगा वो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो आप अगर आप ऐसे ध्यान नहीं कर पाते तो ABC कंप्लीट लिख सकते हो और लास्ट से आप 8th पोजीशन पे जो लेटर है उसको काउंट कर सकते हो। तो जो आपके पास लेटर आएगा दैट विल बी S। तो इसका आंसर होगा S। क्वेश्चन आज हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। पेपर जो HPSET 2018 का जनरल पेपर 1 था जो कि जुलाई 2019 में कंडक्ट किया गया था। इससे पहले हम HPSET 2019 का पेपर डिस्कस कर चुके हैं जो कि HPPSC ने 2020 में कंडक्ट किया था। तो पेपर्स को एनालाइज कर सकते हो, इनकी वीडियोस देख सकते हो, किस तरह से क्वेश्चंस आए गए हैं, पेपर पैटर्न किस तरीके का था और कितने क्वेश्चंस किस यूनिट से आ रहे हैं। इस तरह से आप इसको ईजिली एनालाइज कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमें ये आइडेंटिफाई करने में कि पेपर किस तरह से पूछा जा रहा है और हमें किस पार्ट पे जो है ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास 10 यूनिट्स में सिलेबस डिवाइड किया गया है जनरल पेपर 1 का। नो डाउट हम 10 यूनिट्स को ट्राई कर सकते हैं बट कंप्लीट यूनिट्स जो है हम कवर नहीं कर पाते। तो कौन सी यूनिट के कौन से पार्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है वो हमें जो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस होती है उनसे हमें आइडिया लग जाता है। क्योंकि ये पेपर क्वालिफाइंग पेपर है तो इसमें 40 मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। तो आप क्वेश्चंस को देख सकते हो, कौन से क्वेश्चंस आप ईजिली कर सकते हो वो भी इससे आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। HPPSC जो भी इससे पहले जो पेपर कंडक्ट करता था 2018 से पहले, उनका जो पेपर पैटर्न था पेपर 1 का वो डिफरेंट था कंपैरेटिव टू जो लास्ट 2 इयर्स में जो पेपर लिया गया उससे। और मोस्ट प्रोबेबली जो अभी का पैटर्न होगा वो सेम होगा लास्ट जो 2 इयर्स का पैटर्न था उसकी तरह। तो प्रीवियस उससे पहले के जो क्वेश्चंस थे उनमें कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज होती थी और कुछ अलग तरह का जो है पेपर पूछा जाता था। तो मेनली आपको फोकस करना है इन लास्ट 2 इयर्स के पेपर पे ताकि आप जनरल पेपर 1 जो है क्वालिफाई कर पाए। इसके बाद मैं जो है वीडियो लाइफ साइंसेस के पेपर्स पे लेके आऊँगी। जो भी स्टूडेंट HPSET 2023 के लिए लाइफ साइंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो उन वीडियोस को देख सकता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।